तो इस वीडियो में दोस्तों आपके यहाँ पर पक्के होने वाले हैं आज के इस वीडियो में जो है बिल्कुल 7 नंबर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आज के इस वीडियो में आपके यह 7 नंबर बिल्कुल पक्के कराने वाले हैं, जो कि एकदम आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपका यहाँ पर क्लास 12 हिंदी के अंतर्गत। यानी कि हम आज के इस वीडियो में यहाँ पर संस्कृत के अंतर्गत आपका जो है 5 महत्वपूर्ण श्लोक लेकर आए हैं, जो कि आपका 7 नंबर पक्का कराने वाला है। यानी कि दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आपका 12th हिंदी के अंतर्गत जो आपका संस्कृत खंड आता है, इसमें आपके श्लोक भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में, जिनमें से आपको श्लोक का मतलब 2 श्लोक दिए रहते हैं और उनमें से 2 में से किसी एक को आपको करना होता है ना। तो उसमें से आपको एक को करना होता है और एक को आपको जिसे भी करना है उसमें आपको उसका संदर्भ लिखना होता है और साथ ही उसका जो है आपको हिंदी में अनुवाद करना होता है, जिसके लिए आपको 7 नंबर दिए जाते हैं। जिसमें आपका क्या होता है, यहां पर आपको 7 नंबर जैसे मिलेंगे तो इसमें आपका 2 नंबर आपका संदर्भ का रहता है और 5 नंबर आपका रहता है हिंदी अनुवाद का। तो यह 7 नंबर आपको किस प्रकार से पक्के करने वाले हैं ये आपको आज के इसी वीडियो में आपको जो है बताने वाला हूं। तो यहां पर आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसके अलावा यहां पर 5 श्लोक बताऊंगा। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको जो है 5 श्लोक बताए जाएंगे, जो कि एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर यहां 5 श्लोक पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए एकदम आपका यहां से 7 नंबर पक्का ही पक्का है ना। तो चलिए देखते हैं यहां पर। और हाँ, बात यह है कि कुछ बच्चे जो कहते हैं कि साहित्य हिंदी के लिए भैया या सामान्य हिंदी के लिए है, तो देखिए आपकी जो बुक है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है ना। जो पेपर का पैटर्न आता है तो सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं रहना। थोड़ा सा ग्रामर जो पोर्शन होता है वह हट जाता है, बाकी आपका श्लोक हो गया, संस्कृत हो गया या गद्य और पद्य से जो भी चीजें आती हैं वह लगभग सेम ही रहता है। तो आप लोग इन्हें बिल्कुल तैयार करिए, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर नंबर 1 पर आपका आता है। देखिए पहला श्लोक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या कह रहा है कि सुखार्थिना कुतो विद्या, ठीक है, और कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, है ना। तो ये आपका एक महत्वपूर्ण जो है श्लोक है। इसका आपको संदर्भ कैसे लिखना है और हाँ, इसका आपको हिंदी में अनुवाद कैसे करना हुआ है काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। पहले हम लोग देखते हैं कि आपको संदर्भ कैसे लिखना है। जितने भी आपके देखिए श्लोक होंगे, यहाँ पर मैं जो भी श्लोक आपको बताऊंगा सभी का जो संदर्भ होगा, संदर्भ लगभग सेम ही होगा। अगर देखिए चैप्टर का नाम चेंज होता है यानी कि किसी दूसरे चैप्टर से, तो वहां पर बस आपको वही चेंज कर देना, बाकी जो संदर्भ लिखने का तरीका है आपका यही रहने वाला है। तो चलिए किस तरीके से आपको लिखना है पहले देख लेते हैं। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक जो हमारा दिया गया है श्लोक है, तो इस प्रकार से लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, ठीक है, हमारी हिंदी की बुक में ही है, हिंदी खंड की, ठीक है, यहां पर हिंदी खंड की संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी शीर्षक से लिया गया है। यानी दोस्तों देखिए हमारा जो हिंदी है, हिंदी के अंतर्गत ही आपका हिंदी खंड में ही क्या आता है, आपका संस्कृत दिग्दर्शिका आता है और इसमें आपका सुभाषित रत्नानी शीर्षक या आपका पाठ है, उसी पाठ से लिया गया। तो आप लोग चाहें तो बोर्ड एग्जाम में आप क्या करेंगे, जैसे हमारा क्या संस्कृत दिग्दर्शिका, तो आप लोग इसको जो है ब्लैक पेन से इतना लिख सकते हैं ना, इसको आप ब्लैक से लिख देंगे। उसके बाद आपका सुभाषित रत्नानी आता है तो आप लोग इसको ब्लैक से लिख सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो इसके नीचे आप पटरी की सहायता से इस प्रकार से अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ताकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेंगे, है ना, तो उनको ये होगा कि जो आपका इस प्रकार से कुछ हाईलाइट दिखेगा, तो उसमें आप लोग को वो जो मतलब डायरेक्ट जो इसका देख लेते हैं तो आपको पूरे नंबर तुरंत दे देते हैं ना। तो इस प्रकार से आप लोग चाहिए तो लिख सकते हैं, बाकी आप ब्लैक से भी लिख सकते हैं। और आपको कोई मतलब यहाँ पर कलरफुल जैसे रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ये सारे पेन यूज नहीं करने, आपको नीला और काला पेन ही यूज करना होता है। तो ये आपका हो गया, मतलब इस प्रकार संदर्भ लिखना होता है। इससे अगर आप लिखते हैं तो पूरे नंबर मिलेंगे, यानी कि 2 नंबर का आपका है तो 2 आपको पूरे मिल जाएंगे। अब इसका आता है यहाँ पर हिंदी में अनुवाद। हिंदी में अनुवाद कैसे करना, थोड़ा सा आपको अपनी भाषा में देखिए अनुवाद करना, ध्यान दीजिएगा। आपको बहुत किताब के चक्कर में नहीं रहना, या क्वेश्चन बैंक हो गया, जो भी आपके पास चीजें हैं उनकी आपको भाषा सिर्फ पढ़नी है, लिखना आपको अपनी भाषा में। कैसे लिखना है देखिए, कह रहा है कि सुखार्थिना कुतो विद्या, यानी कि जो सुखार्थिना मतलब कि सुख चाहने वाले या सुख की इच्छा करने वाले को, विद्या कहां, कुतो विद्या, इसके बाद है कुतो विद्यार्थिना सुखम, और मतलब जो देखिए सुख चाहने वाले जो होते हैं उनको विद्या कहां, और जो विद्या चाहने वाले होते हैं उनको सुख कहां, ठीक है। इस प्रकार से ये पहले लाइन हो गई। इसके बाद है सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, और विद्यार्थी है यहां पर है कि विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। यानी दोस्तों आपका जो ये पूरा श्लोक है ये क्या है, विद्यार्थियों के जीवन पर
आधारित है। जैसे यहां पर बताया गया कि सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ। अगर आप सुख की जो कामना करते हैं तो आपको विद्या पाने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, यानी कि आपको देखिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे आप अभी देखें, अगर आप चाहते हैं कि हम जो है आराम से रहें और पढ़ाई ना करें तो आपको समझ लीजिए नंबर नहीं मिलेंगे, आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में हम अच्छा करें, अच्छे नंबर लाएं, टॉप करें या परसेंटेज हमारा अच्छा है, तो आपको अभी जो है आराम करना छोड़ देना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं अपने ऊपर से इस श्लोक को कि हमें क्या करना चाहिए ना। तो ये आपका श्लोक विद्यार्थियों के जीवन पर आधारित है, तो इसलिए आप लोग इसका जो है इसी प्रकार से लिखेंगे कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को जो है सुख कहाँ। ठीक है, मतलब कि ये दोनों एक साथ संभव नहीं होते हैं। तो ये आपका इस श्लोक का जो इस प्रकार से हिंदी में अनुवाद आप अपनी लैंग्वेज में करिएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी जो बुक में दिया है या कहीं पर है तो आपको मात्र वहां से समझ लेना है एक बार, और जो मैं आपको बता रहा हूं अपनी लैंग्वेज में लिखिए, बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप अच्छी राइटिंग से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लिखते हैं तो आपको यहां पर 95+ लाना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, 95+ बिल्कुल आते हैं और 100% गारंटी है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट श्लोक हो गया। इसके बाद आपको यहां पर 4 और बता देता हूं, तो आपको उनको भी तैयार करना। जैसे नेक्स्ट आपका दूसरा संदर्भ, आपको देखिए ऐसा ही लिखना है ना, संदर्भ ऐसा ही रहेगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, चैप्टर का नाम भले चेंज हो जाएगा, बाकी आपका संस्कृत दिग्दर्शिका से ही है तो आपका वही रहने वाला। तो यहां पर जैसे सुभाषित रत्नानी है, इसकी जगह पर अगर आपका श्लोक किसी अन्य चैप्टर से लिया गया है तो आप वहां पर क्या करेंगे, चैप्टर का नाम चेंज कर देंगे, बाकी आपका संदर्भ यही रहेगा पांचों श्लोक के लिए, है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो इसका चलिए देखते हैं यहां पर क्या कह रहा है कि काव्य शास्त्र विनोदेन, है ना, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। इसके बाद है व्यसनेन चा मूर्खा नाम निद्रया कलहेन चा। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ना, मतलब कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं या बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, यहां पर धीमताम का मतलब जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, तो उनका समय कहां पर जाता है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति, यानी कि जो समय जाता है बुद्धिमान लोगों का किस में जाता है, काव्य शास्त्रों को सुनने में, मतलब कि काव्य शास्त्रों की चर्चाओं में, अच्छी अच्छी बातें करने में जो है बुद्धिमानों का समय व्यतीत होता है। मतलब कि ये आपका फर्स्ट लाइन कह रहा है। इसके बाद क्या कह रहा है कि व्यसनेन चा मूर्खा नाम निद्रया कलहेन वा। ठीक है, मतलब इसमें यह बताया गया है कि व्यसनेन मतलब कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, यहां पर कलहेन माने कि लड़ाई झगड़ा हो गया, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका समय किसमें जाता है, निद्रा यानी कि सोने में, कलहन मतलब कि लड़ाई झगड़ा में, वह मतलब यहां पर और किसमें, तो व्यसनेन मतलब कि व्यसन करने में, मतलब कि बुरे जो जितने भी कार्य हैं। ठीक है, तो यहां पर उनके मतलब जो बुरे व्यक्ति होते हैं, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, उनका समय किसमें जाता है, सोने में, लड़ाई झगड़ा करने में और बुरे कामों को करने में। और वहीं पर जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनका समय कहां पर जाता है, तो उनका समय काव्य शास्त्रों की चर्चाओं में, अच्छी अच्छी चीजें सीखने में, ये सारी चीजों में उनका टाइम जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप समझ ले गए तो बस अपनी लैंग्वेज में आपको लिख देना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो आप बस संदर्भ को लिखिए और इसके बाद आपको अपनी लैंग्वेज में इसका अनुवाद कर देना। अब इसके बाद आपका तीसरा आता है उदेति सविता ताम्र स्तम्र एवास्तमेति चाह और संपत्तियों चा विपत्तियों चा महात्म्य एक रूपताम। देखिए यह क्या कह रहा है, थोड़ा समझिएगा। संदर्भ आपका यही रहेगा, चैप्टर का नाम भले चेंज हो जाए, अगर वहां पर जो श्लोक है उस अलग चैप्टर से लिया गया, जिस भी चैप्टर से लिया गया है वहां पर बस आप चेंज कर सकते हैं, बाकी आपका संदर्भ वही रहेगा पांचों के लिए। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, बस यहां पर अनुवाद चेंज करते हैं, अनुवाद तो यार चेंज होगा ही। तो चलिए, उदेति सविता ताम्र स्तम्र एवास्तमेति चा, जो यहां पर यह बताया गया कि जो सविता का मतलब यहां पर सूर्य है। ठीक है, सूर्य से यहां पर बताया गया सविता को, तो सविता का मतलब क्या हो गया, सूर्य। तो उदेति सविता, जो उदय सुबह मतलब कि जब सूर्य उदय होता है तो उदित सविता, ताम्र स्तम्र मतलब कि लाल रंग का दिखाई देता है ना, मतलब कि जब सूर्य उदय होता है, उदित होता है तो क्या होता है, लाल रंग का दिखाई देता है। एवास्तमेति चा, ठीक है, लाल रंग का ही वह दिखाई देता है। इसके बाद है तो उसी प्रकार एवास्तमेति चा, इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार से संपत्तियों चा विपत्तियों चा, ठीक है, महात्म्य एक रूपताम, उसी प्रकार से मतलब कि चाहे जब सूर्य उदित होता है तब भी लाल होता है, ताम्र स्तम्र जब जो है मतलब कि
मतलब क्या होता है, सूर्य का अस्त होता है तो उस समय भी क्या होता है, लाल होता है। मतलब कुल मिलाकर कहने का यही मतलब है कि सूर्य चाहे उदय हो चाहे अस्त हो, दोनों टाइम पर क्या होता है, लाल रंग का ही दिखाई देता है। दिन भर चाहे वो जितना भी तेज चमके, लेकिन शाम और सुबह को उसका रंग जो होता है वह लाल ही होता है। तो इसी प्रकार से है कि संपत्ति मतलब यहाँ पर चाहे जितना भी संपत्ति हो जाए, चाहे जितना भी खुशी हो जाए, उसी प्रकार से यहाँ पर चाहे विपत्ति हो, चाहे जितना भी दुख हो जाए, महात्मा एक रूपता जो महापुरुष होते हैं, महान लोग होते हैं, वो हमेशा एक ही रूप में दिखाई देते हैं। ना ही संपत्ति यानी कि अधिक सुख के समय अधिक प्रसन्न होते हैं, और विपत्ति का मतलब यहाँ पर ना ही वो दुख के समय ज्यादा दुखी होते हैं, वो हमेशा एक रूप में दिखाई देते हैं, है ना। तो ये आपका यह श्लोक कह रहा है। तो इस प्रकार से आपको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना है। इसके बाद विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस साधु विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ये आपको क्या कह रहा है, इस श्लोक को समझिए। यहाँ पर संदर्भ आपका वही रहेगा। बाकी कह रहा है कि विद्या विवादाय धनम मदाय, जो विद्या होती है वह विवाद के लिए, धन जो होता है वह घमंड के लिए, परेशान परिपीड़नाय, तो यहाँ पर परिपीड़नाय मतलब ये है कि दूसरों को पीड़ा देने के लिए। खलस साधु, जो बुरे व्यक्ति होते हैं उनकी जो विद्या होती है किस लिए, विवाद के लिए, लड़ाई झगड़ा के लिए। धन क्या होता है, शक्ति यानी कि घमंड करने के लिए। परेशान परिपीड़नाय, और दूसरों को परेशान करने के लिए सारी चीजें होती हैं बुरे लोगों के लिए। वहीं साधु मतलब सज्जन, सज्जन लोग जो होते हैं इसके विपरीत होते हैं। कैसे, विपरीत मेता जे ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, जो यहाँ पर विद्या होती है वह दूसरों की क्या होती है, ज्ञान देने के लिए, और धन मतलब कि दूसरों की रक्षा या दान देने के लिए, और यहाँ पर जो शक्ति होती है वह रक्षा करने के लिए होती है। मतलब यहाँ पर इसका जो है विपरीत एक दूसरे के हो गए। पांचवा है आपका जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरेते घटा सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य चा धनस्य चा। इसमें आपका देखिए फिर संदर्भ क्या, मैं आपसे एक बार कह रहा हूं कि वही रहेगा। बाकी यहां पर जो चेंज होगा वह आपका होगा अनुवाद। तो अनुवाद कैसे होगा, देखिए कह रहा कि जल बिंदु निपातेन, जो जल होता है, ठीक है, जल की एक एक बूंद से क्रमशः पूरेते घटा, यानी कि जो घड़ा होता है उसमें आपने देखा होगा अगर एक एक बूंद जल कहीं पर गिराया जाए, ठीक है, लगातार लगातार, अगर आप लगातार कम से कम 1 घंटे एक एक बूंद जल कहीं पर गिराएंगे तो क्या होता है, वह इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारा हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से कह रहा कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरेते घटा, यानी कि एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, क्रमशः यानी कि लगातार एक एक बूंद से। उसी प्रकार से सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, उसी प्रकार से बताया गया है कि अगर आप लोग धीरे धीरे अगर जो है धन को इकट्ठा करेंगे और धर्म को इकट्ठा करेंगे तो इसी प्रकार से जो है वह भी काफी ज्यादा हो जाता है। मतलब कि जो है विद्या अगर आप धीरे धीरे अर्जन करेंगे तो आपके पास काफी सारा ज्ञान हो जाएगा। आप धन को ही धीरे धीरे इकट्ठा करेंगे तो आपके पास धन भी हो जाएगा। मतलब सेम ऐसा ही होता है कि जिस प्रकार से जल के एक एक बूंद से जो है घड़ा भर जाता है। तो धीरे धीरे सारे कार्य होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल धीरे धीरे अपनी तैयारी को करते जाइए। एक दिन आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 95 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो यार उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।